गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरविंद गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी पैटर्न का साइंस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिसका पहला चैप्टर हमने लिया है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका पहला वीडियो हमने बना लिया है और पढ़ लिया है कुछ चीजों के बारे में। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो देख लें ताकि ये दूसरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है पहले मात्रक, राशि, मात्रक और उनके संकेत। ठीक है, तो कुछ मूल राशियां होती हैं, हालांकि कई राशियां होती हैं, लेकिन कुछ मूल राशियों के बारे में, कुछ मूल मात्रक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे साइंस में दिया हुआ है, जो बिल्कुल पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां एक हेडिंग डालिए, राशि और फिर यहां एक हेडिंग डालिए, मात्रक और फिर ये हेडिंग यहां पे डालिए, संकेत। ठीक है, ये तीन चीजें। अब राशि में सबसे पहली राशि लंबाई। देखो, राशियां और मात्रक और उनके संकेत, पहले इन तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं होता क्या चीज है ये। ठीक है, जैसे आप जब दुकान पे जाते हो तो जब कहते हो दुकान वाले से कि भैया हमको 50 ग्राम या 100 ग्राम नमकीन दे दो, ठीक है, या 1 किलो 2 किलो चावल दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो, कुछ भी आप जब लेते हो तो उसका कुछ मात्रा बताते हैं आप कि 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, ठीक है, या 500 ग्राम चाहिए, जो भी आप बताते हैं। तो क्या होता है, वो एक मापक रखता है। ठीक है, एक पैमाना रखता है कि उतने का वजन का कोई चीज वो रख देगा तराजू के एक साइड में और दूसरी साइड में वो वस्तु रखेगा। जब वह वस्तु उस ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है तब वह समझ जाता है कि ये 500 ग्राम का हो गया, इसे दे दो। ठीक है, तो जो 500 ग्राम उस वजन का, उस पदार्थ की मात्रा का, ठीक है, जो नाम दिया गया है ग्राम, ठीक है, या किलोग्राम, वो उस राशि का मात्रक होता है। मतलब कोई भी भौतिक राशि जिस चीज में मापी जाती है, जिस पद्धति में मापी जाती है, वह उस राशि का मात्रक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मूल राशियां और उनके मूल मात्रक हम समझते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले राशि लेते हैं हम लंबाई। लंबाई की राशि क्या होगी, मात्रक क्या होगा लंबाई का? लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई हमेशा हम किस में मापते हैं बताइए? लंबाई जो है भौतिक जगत के अनुसार, भौतिकीय परिभाषा के अनुसार ये होता है कि लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होगा? स्मॉल एम। ठीक है, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट कर देंगे। ठीक, अब बात आती है आयतन की। तो आयतन में क्या क्या चीजें होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि आयतन। किसी चीज का आयतन होता है तो लंबाई, चौड़ाई और ये उसकी ऊंचाई, यही चीजें तो होती हैं। जब आप ये साइड मापेंगे तो भी मीटर में मापेंगे, और ये साइड जब आप मापेंगे तो भी मीटर में मापेंगे, और ये साइड जब आप मापेंगे तो भी मीटर में, और ये साइड जब मापेंगे तो भी मीटर में। ठीक है, यानी कि आयतन क्या, आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी कि मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कर सकते हैं आप, या घन मीटर लिख दीजिए, घन मीटर लिख दो।
घन मीटर। अब यहां मात्रक में, संकेत में मीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरा ले लें अगर हम घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक क्या होगा बताइए? किलोग्राम प्रति घन मीटर। मात्रक में केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब आता है भार। भार को हमेशा न्यूटन में। ठीक है, और न्यूटन को हमेशा कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अब क्या चीज आता है, इतना आप लोग नोट कीजिए। दाब का मात्रक होगा पास्कल, और पास्कल को हम पीए से लिखेंगे। ठीक है, इतना ही आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विसरण और फिर शीतलन। ठीक है, विसरण और शीतलन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। बस इसके बाद यही दो टॉपिक बचते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज का जो भी हमारा है, उसके बाद अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर पे। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब है विसरण। विसरण क्या होता है? जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है, जब किसी ठोस को ताप दिया जाता है तो उनके जो अणु होते हैं, ठोस के अणु, उनमें आपस में गति उत्पन्न हो जाती है, तो इधर उधर भागने लगते हैं अपने ही कक्षा में, यानी कि गतिशील हो जाते हैं, उनमें एक प्रकार की गतिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और जब इस प्रकार वो गतिशील हो जाते हैं तो जैसे अब कोई वस्तु आप ले लीजिए, एक प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसे जब आप रगड़िए, उसे तापित कीजिए रगड़ के केवल, या उसे आप गर्म कीजिए, या कोई चीज जलता है तो स्मेल क्यों आने लगता है, सुगंध क्यों आने लगता है? इसका यही कारण है कि जब किसी ठोस को तापित किया जाता है या कोई तापमान दिया जाता है तो उनके अणुओं के बीच परस्पर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, उनका विसरण होता है, उसमें से विसरण होता है, जिससे हमें उसकी सुगंध या दुर्गंध मिल जाती है। आई बात समझ में? यही क्रिया विसरण की होती है, बस इतना ही समझना है। और इसका डिफिनेशन कभी आपसे पूछा नहीं जाता, इसको केवल समझ लीजिए आराम से बस। ठीक है, अब दूसरी बात होती है शीतलन की। शीतलन के बारे में मैं अच्छे से आपको बता देता हूं। शीतलन, ठीक है, ये समझ लीजिए। शीतलन जो होता है, जैसे कोई भी चीज अगर खुली वातावरण में रखी हुई है, धूप निकला हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि वो सूर्य से कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है, कुछ ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है, और इस स्थिति में जब वो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है और उस ऊष्मा को, उस स्टोर हुई एनर्जी को जब आप कहीं और यूज करते हैं, तब वो क्या करता है,
वो जहां जिस निकाय पे रखा होता है या जहां जिस वातावरण में वो रखा जाता है वो वहां के आर्द्रता, नमी या अम्ल को अवशोषित करने की कोशिश करने लगता है। उन सारे किनारे उसके आसपास हुई ऊर्जाओं को भी वो अवशोषित करने की कोशिश करता है। जैसे नेल पॉलिश आप लोग जानते होंगे, ठीक है, प्रायः जो लोग अपने नाखून पे यूज करते हैं लगाने के लिए, ठीक है, नेल पॉलिश सब लोग यूज करते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। जब नेल पॉलिश हटाई जाती है तो एक प्रकार की एसिड यूज की जाती है उसको खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है। तो जब वो आप अपने हाथ पे डालोगे एक बूंद, तो आपके हाथ के वातावरण से, आपके हाथ के हथेली के वातावरण से जो गर्मी प्राप्त करके, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस कराएगा। ऐसा लगेगा जैसे बर्फ का कोई बहुत ही शीतल टुकड़ा गिर गया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जब वाष्पीकृत होती है, पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाती है, ठीक है, और वो किसी निकाय में किसी कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो वह अपने आसपास के आर्द्रता को प्राप्त करने की कोशिश करती है, वहां की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करती है, जिसके कारण वह अत्यंत शीतल हो जाती है, शीतलता प्राप्त हो जाती है उसमें। इसका डिफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। शीतलन जो है, माना किसी घड़े में जल रखा है, इस दशा में घड़े के मिट्टी के जल कण जो है वो जल से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत कर देते हैं, जिससे जल शीतल हो जाता है। यह प्रक्रिया शीतलन कहलाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन आता है कि घड़े में जल रखने से वह ठंडा क्यों रहता है, यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका भी आंसर आपको इसमें मिल गया है, ठीक है। कारण क्या होता है कि जब घड़े में हम जल रखते हैं तो जो जल उस घड़े में रखा होता है वो घड़े की मिट्टी से, जो मतलब जिस मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, ठीक है, उस मिट्टी के कण से ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे घड़े के जल में शीतलन आ जाती है, ठंडापन आ जाता है, अधिक ठंडा हो जाता है, ठीक है। वो प्रक्रिया शीतलन की ही कहलाती है। शीतलन का डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे आपका लेसन होता है समाप्त, लेकिन बचती हैं दो बातें जो मैं आपको बता देता हूं। डिग्री सेल्सियस में चेंज करना और केल्विन में चेंज करना, ठीक है। उनका एक मानक मान क्या होता है जिससे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं पे ये अलग है, इसको मैं अलग नोट कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको में अगर बदलना है, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको बदलना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि 273 इसमें माइनस करना होगा, ठीक। और अगर आपको केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो आपको 273 प्लस करना होगा, ठीक है। ये लोग आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर न्यूमेरिकल में पूछा जाता है जब आप सवाल लगाते हैं, ठीक है, फिजिक्स का। डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273 घटाते हैं और केल्विन में चेंज करने के लिए +273 ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। रिलेशन आपका यही होता है समाप्त, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज का जो आपके प्रश्नावली का जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी इसमें प्रश्न हमारे लिए लाभदायक हैं, पढ़ने लायक, प्रेरणादायक हैं, उन सारे प्रश्नों पे हम फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे। तो बस आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके प्रश्नावली के प्रश्न उत्तरों के साथ, ठीक है। बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिएगा। बाय, टेक केयर।